गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 के बी चैप्टर के बारे में, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा टॉपिक आता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर आपके पास जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो क्या है? तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, यूनिफॉर्म मतलब जिसकी स्पीड है वो कैसी हो? कांस्टेंट। और सर्कुलर मतलब सर्कुलर मोशन, सर्कल में जो बॉडी का मोशन है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। यानी एक ऑब्जेक्ट का वो मोशन जो कि ट्रैवल कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड, यानी उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। ए सर्कुलर पाथ अलोंग ए सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ कैसा होता है बेटा? जैसे ये एक सर्कल है, क्लियर? ये क्या है? सर्कल है। तो इस पाथ पर जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, जैसे ये ए बॉडी है, इस सर्कुलर पाथ पर क्या हो रही है? घूम रही है, क्लियर? तो यहां पर जो सर्कुलर पाथ पर घूम रही है तो इसका मोशन है वो कैसा है? सर्कुलर। और अगर इसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट, मतलब सेम फिक्स है, तो यहां पर उसके मोशन को कैसा कहा जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा, क्लियर? ये उस सर्कल जो है इसका क्या है? सेंटर, और ये इसकी क्या होती है? रेडियस आर, क्लियर? तो इसमें कांस्टेंट स्पीड से कोई भी बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है अलोंग द सर्कुलर पाथ, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब बात आती है कि जो ये सर्कुलर मोशन है इसमें कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स आते हैं, इंपोर्टेंट टर्म आती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार फिजिक्स के अंदर सर्कुलर मोशन का जहां नाम आता है वहां पर यह टर्म यूज होती है। तो सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या आती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, यानी यह वह फोर्स की है, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता है, टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स वह फोर्स है जिसकी आवश्यकता होती है कब? जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल, मतलब सर्कल में घूम रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहां पर ये बॉडी किस में घूम रही है? सर्कल में। तो सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, क्लियर? आगे क्या कहता है कि दिस फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और ये किसकी तरफ होता है? सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होता है। दोबारा से मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं। जैसे ये आपके पास क्या है बेटा? सर्कल है, क्लियर? ये इसका क्या है? सेंटर है O। तो मैंने ये क्या कह रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जैसे कोई भी बॉडी है, मैंने आपको बताया ए बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है? घूम रही है, टर्न कर रही है ऐसे। तो जब वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो यहां पर उसको सर्कल में घुमाने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, एक इंपॉर्टेंट फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि रेडियस के अलोंग काम करता है। जैसे यहां पर ये O है, ये सर्कल तक, ये इसकी क्या कहलाएगी बेटा? रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस रेडियस के अलोंग होता है। रेडियस से यहां से हर एक पॉइंट पर कैसी होगी? सर्कल की बराबर होगी। रेडियस के क्या होगा? अलोंग। और एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी जो ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंटर की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? सेंटर की तरफ। चाहे आपके पास इस पॉइंट पे लगा लीजिए, ये सेंटर से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां होगा? अंदर की तरफ होगा। कहां होगा? अंदर की तरफ। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, आवश्यकता होती है। चाहे आप इस डायरेक्शन में ले लीजिए, इसमें भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां काम करेगा? सेंटर की तरफ काम करता है, क्लियर? अब बात आती है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की। क्या होती है एक्सप्लेनेशन? कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया की हमने टाइप पढ़ी थी।
इनर्शिया ड्यू टू मोशन, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। तो यहां पर इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन की बात आती है। किसकी बात आती है? इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। ठीक है, जो कि इनर्शिया कह लीजिए, इनर्शिया कह लीजिए, चाहे न्यूटन फर्स्ट लॉ कह लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वही एक इनर्शिया के अंडर आता है। तो यहां पर इसकी इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन की बात करते हैं, जिसमें कहा गया था कि कोई भी बॉडी है अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, किसमें घूम रही है? सर्कुलर पाथ में, तो यहां पर उस बॉडी की कंटिन्यूसली जो है वो डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जैसे कोई भी बॉडी है सर्कुलर पाथ में घूम रही थी, इसकी कंटिन्यूसली डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ये कहा गया कि कोई भी बॉडी है वो अपनी डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? डायरेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, कि कोई भी बॉडी है वो अपने आप डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करेगी। तो उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक्सटर्नल फोर्स। इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन में ये कहा गया था। क्या कहा गया था? फिर से मैं रिपीट करता हूं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ये बताया गया था अगर बॉडी स्टेट में जा रही है तो स्टेट में ही जाएगी, अगर वो सर्कल में घूम रही है तो सर्कल में घूम रही है डायरेक्शन में। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करवानी है, जैसे आपको पता है सर्कल में घूमेगा तो कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। क्या होगी? चेंज। क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन एक नहीं है, डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होती है? चेंज होती है। तो इनर्शिया में ये कहा गया कि जो डायरेक्शन चेंज होगी वो अपने आप नहीं होगी, उसको चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। तो यहां पर उस एक्सटर्नल फोर्स को ही क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं सर्कुलर पाथ में। कैसे पाथ में? सर्कुलर पाथ में। सर्कल में घूम रही है, डायरेक्शन है कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज। अब सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? टेंजेंट ड्रॉ करके। जैसे यहां पर बॉडी है ए पॉइंट पर, तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग इसका क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। उसके बाद बाय द वे ये बॉडी यहां पर आई तो यहां पर इसके अलोंग टेंजेंट ड्रॉ होगा। इसी प्रकार यहां पर पोजीशन है तो इसका क्या होगा? इसके सर्कल के साथ टेंजेंट ड्रॉ करना है अपन। तो देखो यहां पर ऐसे बॉडी कहां जा रही है? यूं, लेकिन यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। स्ट्रेट जा रही है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। तो ये डायरेक्शन जो चेंज हुई है वो किसकी वजह से हुई है? एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। क्लियर? तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो है डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए सर्कुलर पाथ में जिस फोर्स की आवश्यकता होती है उसे हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं बेटा। और ये रेडियस के अलोंग होता है और इसकी डायरेक्शन है वो क्या होती है? इनवर्ड। मतलब रेडियस के अलोंग होती है, डायरेक्शन इनवर्ड होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स कहा जाता है। अब इसकी मैथमेटिकली बात करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहां पर आपके पास क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन। जैसे आपके पास क्या है, एक चीज बता देता हूं, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कोई भी पत्थर वगैरह है, आपने एक धागे से या कोई रस्सी लेकर आपने बांधा और आपने पत्थर को सर्कुलर पाथ में घुमाया, रस्सी को। क्लियर? तो आप देखना कभी भी अगर वो रस्सी या वो धागा टूट जाता है तो पत्थर हमेशा उस डायरेक्शन के टेंजेंटली जाएगा, मतलब स्ट्रेट जाएगा। क्लियर? तो यहां पर क्या होता है? टेंजेंट के अलोंग जो डायरेक्शन होती है वही सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन होती है। तो यहां पर चेंज हो रहा है डायरेक्शन। क्लियर? अब आगे चलते हैं इसके मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की। क्या कि जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r। हम इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? और यहां पर आपको पता है फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर मास क्या है? m। मास किसका? कोई भी बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है वो। एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये एक्सप्रेशन जो है वो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या हो गया बेटा? ये जो फोर्स है वो किसके बराबर हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो ये हो गया।
तो यहां पर यही फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये फॉर्मूला है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। मतलब जहां भी सर्कुलर पाथ की बात चलेगी, कोई टॉपिक आएगा सर्कुलर पाथ का, उसमें इस सेंट्रीपिटल का की बात जरूर होगी। यानी ये पॉइंट है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जरूर से जरूर आएगा। आगे हम इस यूनिट में जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें इस फार्मूले का, सेंट्रीपिटल फोर्स का बहुत बार जो है वो जिक्र आएगा, पॉइंट सामने आएंगे। क्लियर हो गया? ये था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अब इसी बात के आगे हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेकंड पॉइंट आता है सर्कुलर पाथ का, वो आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या होता है? इट इज ए फोर्स दैट अराइज, ये वह फोर्स है जो कि अराइज उत्पन्न होता है व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग ए सर्कुलर पाथ। यानी जब कोई भी बॉडी है वो कैसे घूम रही है? सर्कुलर पाथ में घूम रही है। बाय विर्च्यू ऑफ ए टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू द रीजन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। तो जैसे मैंने यहां पर आपको क्या बताया कि जैसे ये सर्कुलर पाथ है, इसमें जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, इसका मतलब कंटिन्यूसली इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। लेकिन बॉडी की जो टेंडेंसी है वो कैसे है? स्ट्रेट लाइन में जाने की। लेकिन इसको कंटिन्यूसली कौन घुमा रहा है? एक फोर्स घुमा रहा है। कंटिन्यूसली इसकी डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो उस एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है जो कि अराइज होता है जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है। लेकिन यहां पर आपके पास क्या है कि लाइन एक अलग आती है, इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस। यहां पर भी था, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। और ये कहा था? टूवर्ड द सेंटर। तो और ये कैसे है? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मतलब जैसे यहां पर आपके पास ये सर्कुलर पाथ है कोई भी, ये इसका सेंटर है, ये इसकी क्या है? रेडियस। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसकी तरफ होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? बाहर की तरफ, आउटसाइड द रेडियस। यहां पर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां है? इनवर्ड। इसकी क्या है? आउटवर्ड। क्लियर? तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं, ये दोनों फोर्सेज जो हैं बॉडी के सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखते हैं। यानी सर्कुलर पाथ में इन दोनों टर्म की बहुत अहमियत है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो यानी ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो बैलेंस बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? बैलेंस बनाए रखते हैं। तो ये दो टर्म्स थी जो कि बार बार यूज होंगी। इनका हमने जो डिस्कस किया, इनको ध्यान से समझना है। क्लियर? आइए बच्चों, हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। जैसे हमारे पास क्या है? एक रोड है, और वो रोड कैसा है? कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब घुमावदार है। कैसे है घुमावदार? देखिए, जैसे ये आपके पास रोड है, ये कारो है ऐसे, ये क्या है? कर्व्ड, यानी घुमावदार रोड है वो घूम रहा है। राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड, यानी रोड कैसा है? कर्व्ड, घुमावदार। लेकिन रोड जो है वो कैसा है? लेवल में है, मतलब कहीं से उठा हुआ नहीं है, बिल्कुल लेवल में है। तो इस आर्टिकल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इस लेवलिंग रोड के ऊपर जो कि कर्व्ड है, इसके ऊपर कोई भी कार है, बस है, बाइक है, वो जब टर्न लेगी तो वहां पर कितनी वेलोसिटी से ये टर्न ले कि वो सेफली टर्न ले सके, मतलब वो गिरे ना। जैसे अब आपको पता है मोड़ है, घुमावदार है, कर्व्ड रोड है, उसमें अगर हम लिमिट से ज्यादा स्पीड पर वहां पर हम टर्न करते हैं तो हम गिर जाएंगे, हम सेफ नहीं हैं।
तो वो हम सेफ कहां तक होंगे, सेफ होने के लिए कितनी वेलोसिटी की आवश्यकता होती है, आज हम यहां पर वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास कर्व्ड रोड है और ये लेवल रोड है। इसके ऊपर बाय द वे कोई भी कार है, बस है, बाइक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर हमारे पास है वो क्या है, एक ही कार है। क्या है? कार है। यहां पर ये इसका व्हील है कार के। तो अब आपके पास ये कार के व्हील है, ये क्या है, रोड है। ये क्या है, रोड है। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं, जिनको आप नोट्स में भी लिख सकते हैं, जो आपकी बहुत मदद करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, इट रिक्वायर्ड सम सेंट्रिपिटल फोर्स। जैसे हमने अभी बात की कि कोई भी बॉडी है वो जो सर्कुलर पाथ में घूमती है तो सेंट्रिपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सेंट्रिपिटल फोर्स की। क्लियर? क्यों होती है? क्योंकि आपको बताया कि कोई भी बॉडी है जब वो सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसकी टेंडेंसी होती है टू गो स्ट्रेट, और जो गो स्ट्रेट तो उसको स्ट्रेट नहीं जाने के लिए, रोकने के लिए एक सेंट्रिपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, जो कि इसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। क्लियर? ये है पहला पॉइंट। मतलब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो पहला पॉइंट आता है कि उसे सेंट्रिपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है यहां पर, कहता द व्हील्स ऑफ द व्हीकल, जैसे ये कार है, इस कार के क्या है, व्हील हैं, हैव ए टेंडेंसी टू लीव, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, हैव ए टेंडेंसी टू लीव द कर्व्ड पाथ एंड रीगेन द स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब ये जो कार है, टायर है, जब हम इसको घुमाते हैं, जैसे स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो कार घूम जाती है। तो कहता है जो व्हील हैं उनकी टेंडेंसी होती है क्या, कि कर्व्ड पाथ में ना जाएं, स्ट्रेट पाथ में रहें। तो जैसे आपने देखा होगा, या गाड़ी आप चलाते हैं तो आपने महसूस किया होगा, या आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने देखा होगा जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो स्टीयरिंग को घुमाते हैं, और जब गाड़ी घूम जाती है तो हम वहां से स्टीयरिंग को छोड़ देते हैं, तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिक रिवर्स आ जाता है, मतलब अपनी पोजीशन पर आ जाता है। ये किस लिए आया? क्योंकि उसकी टेंडेंसी है टायर्स की कि वो कर्व्ड में आप घुमाएंगे तो कैसे जाने की कोशिश करेगा, स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो उसकी टेंडेंसी होती है स्ट्रेट लाइन जाने में। क्लियर? थर्ड पॉइंट यहां पर निकल के आता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द रोड। जैसे ये रोड है आपका और ये व्हील है, रोड और व्हील के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कैसा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। रोड कहता है वो अपोज करेगा दिस टेंडेंसी ऑफ द व्हील। जैसे ये व्हील है, कैसे जाना चाहेगा, स्ट्रेट, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो व्हील को स्ट्रेट जाने से रोकेगा। कौन रोकेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपकी बाइक है या कार है, उसमें टायर हैं वो नए हैं, तो नए हैं तो उनमें क्या होता है बेटा, डिजाइन बना हुआ होता है, यानी ग्रिप होती है अच्छी, तो आप उसको आप घुमाएंगे मिट्टी में या कैसे भी तो वो इजीली घूम जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जब उनकी ग्रिप है, नए टायर है, उनकी क्या है, ग्रिप, तो वहां पर फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? तो वो फ्रिक्शन की वजह से वो टायर को सीधा नहीं होने देगा, आप इजीली टर्न कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बाइक है या साइकिल है, टायर घिस जाते हैं, ग्रिप खत्म हो जाती है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो हम वहां पर मिट्टी में या टर्न लेंगे तो वो टायर हैं वो क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। स्लिप होना क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया, ग्रिप कम हो गई, तो वहां पर टायर का है फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो अपोज नहीं कर पाएगा, अपोज कम कर पाएगा, इसलिए वो स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा और हम नहीं घुमा पाएंगे। क्लियर हो गई बात? क्या हुई बात कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा टायर और रोड के बीच में, वो उस टेंडेंसी का क्या करेगा, अपोज। कौन सी टेंडेंसी का? कि हम घुमा रहे हैं गाड़ी को, तो टायर हैं वो कैसे जाना चाहेंगे, स्ट्रेट, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उनको स्ट्रेट जाने से रोकता है, उनका अपोज करता है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। मतलब जैसे ये आपके पास सर्कुलर ट्रैक है, तो ये ऐसे घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा या नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, इस साइड क्या होगा, इसका सेंटर होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसके सेंटर की तरफ होगा बेटा। किसकी तरफ होगा? सेंटर की तरफ। यानी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है
वो सेंटर की तरफ होगा। क्लियर। सर्कुलर ट्रैक एंड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी यही फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या अप्लाई या क्या देगा, सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। क्या देगा, नेसेसरी सेंटर प्रोवाइड करवाएगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच इज नेसेसरी इन ए सर्कुलर पाथ एंड एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के किसकी साइड काम करता है, सेंटर की तरफ। तो इस कर्व रोड के से रिलेटेड ये 4 पॉइंट्स हैं वो आपके सामने हैं। क्लियर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां काम करेगा, सेंटर की तरफ। क्लियर। क्यों करेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि टायर है वो कहां की टेंडेंसी रखेंगे, स्ट्रेट की। क्लियर। लेकिन ये उसको स्ट्रेट जाने से अपोज करेगा फ्रिक्शन, इसलिए हमें बाइक में टायर, कार वगैरह में ग्रिप वाले टायर हैं उनका यूज करना चाहिए ताकि हम सेफ ड्राइव कर सकें। क्लियर। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल बात में। जैसे ये कार है, इसके ऊपर जो इसका मास m है, तो आपको पता है डाउनवर्ड जो है वो वेट काम करेगा इस कार का, जो कि mg के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, mg। और आपको पता है लेवल है रोड, तो यहां पर बिल्कुल अपवर्ड ही इसका नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा r। क्या काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन r काम करेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कहां काम करेगा, सेंटर की तरफ। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या है कि जो वर्टिकल मोशन है, कैसा मोशन है, वर्टिकल, वर्टिकल मोशन है वो नहीं है बॉडी में। क्या नहीं है, वर्टिकल मोशन नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यानी कार है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी ना ही डाउनवर्ड जाएगी। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, नो वर्टिकल मोशन, कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं होगा। सो नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। इट मींस आर दैट इज इक्वल टू mg। आर है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। इसके बाद क्या बताया कि बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, कर्व्ड पाथ में टर्न ले रही है, तो यहां पर क्या होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स आवश्यकता होगी। और उस सेंटर, यहां पर देखिए कि फ्रिक्शन टुवर्ड द सेंटर एंड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा बेटा, सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। तो कहता है दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। यानी अगर आप इसमें टर्न लेना चाहते हैं तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के या तो इक्वल हो या लेस देन हो। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो F फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमने पढ़ा हुआ है म्यू आर। किसके बराबर पढ़ा हुआ है, म्यू आर। तो अब यहां पर आपके पास कौन सा फ्रिक्शन होगा बेटा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अलग अलग टाइप्स पढ़ी हुई हैं आपने, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा, स्टैटिक का होगा। कैसा होगा, स्टैटिक। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो mv स्क्वायर बाय r लेस देन और इक्वल टू म्यू s लिख सकते हैं आप। यहां पर क्या लिख सकते हैं, s नीचे लिखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को दर्शाता है। क्लियर। अब यहां पर r है वो किसके बराबर है बेटा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r लेस देन और इक्वल टू म्यू s। r है वो किसके बराबर है, mg के। तो यहां पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, mg। क्या पुट कर देंगे, mg। क्लियर। तो यहां पर m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहां पर m से m कैंसिल हो गया, तो यहां पर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r लेस देन और इक्वल टू म्यू एस जी। हमने क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी। तो v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी आर। हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू। तो यहां पर क्या चला जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा, क्या हो गया, अंडर रूट। तो यहां पर म्यू एस जी
आर। तो दिस इज द वेलोसिटी, मींस ये आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है? मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब कोई भी बॉडी है, जैसे वो कर्व पाथ में घूम रही है, तो वो इतनी मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी से क्या कर सकती है? टर्न कर सकती है, तो ही वो क्या होगी? सेफ होगी, अदरवाइज वो सेफ नहीं रहेगी। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड आर इज द रेडियस। मतलब जितने सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आर है वो रेडियस है। तो आपको पता है जितना लंबा मोड होगा, यानी जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और आर घूमने जहां पर टर्न है, उसकी रेडियस कैसी होगी? कम, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? तो इस वेलोसिटी से अगर हम ट्रेवल करेंगे तो वी आर सेफ। क्लियर? तो ये आपके पास आर्टिकल था, राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। क्लियर? आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।